हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। इस वीडियो हम देखते हैं क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर फर्स्ट द सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था। इस चैप्टर को हम शुरुआत करते हैं। बहुत ही बेसिक लेवल से देखेंगे हम। मतलब आप लोगों ने 11 में अगर नहीं पढ़ा है आपने कुछ भी, तो भी आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप पढ़ाता जाऊँ और साथ में डेफिनेशन होता है वो भी लिखते जाऊँगा, ताकि आपको अलग से पीडीएफ देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप लोग होते हैं वो कॉपी और पेन लेके बैठिए, ताकि आप आराम से नोट करते चलिए, या फिर वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, बाद में लिख लेना। तो शुरुआत करते हैं, देखिए ध्यान से दोस्तों। हम लोग है ना, इस चैप्टर को नाम तो है ठोस अवस्था, बट बेसिक से देखते हैं। बेसिक में वो है पदार्थ, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मैटर। ओके, इसका और नाम भी है द्रव्य। हाँ, अब यहाँ पर ये मत कहना कि द्रव नहीं है। द्रव अलग चीज़ होती है, लिक्विड, ठीक है। लिक्विड अलग चीज़ है, तरल पदार्थ जिसके बहने का गुण होता है। साथ यहाँ पर है द्रव्य, है ना। तो द्रव्य का मतलब होता है यहाँ पर पदार्थ। क्या मतलब होता है? पदार्थ, ठीक है। तो उसको अपन देखते हैं क्या होता है। देखिए दोस्तों, समझाता हूँ मैं। दुनिया की, है ना, दुनिया की हर एक ऐसी वस्तु जिसके अंदर क्या पाया जाता है, जिसके अंदर कोई न कोई द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान बोले तो मास, ओके, तथा वह कोई स्थान घेरती है, ठीक है। जिसके अंदर क्या होता है, द्रव्यमान होता है, तथा वह कोई स्थान घेरती है, जगह घेरती है, जिसको हम बोल सकते हैं आयतन अर्थात वॉल्यूम। तो फिर उस वस्तु को हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? पदार्थ कहते हैं, ठीक है। हालांकि डेफिनेशन लिखूंगा, समझना एक बात ध्यान से। दुनिया की ऐसी कोई भी चीज़ है, वस्तु, जिसके अंदर कोई न कोई द्रव्यमान होता है, मास होता है, साथ में वो कोई स्थान घेरती है, जगह, वॉल्यूम, तो उसे हम क्या कह सकते हैं? पदार्थ कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर आ गया समझ में? अब हम लोग देखते हैं कि पदार्थ होता है इनकी भौतिक अवस्था के आधार पर प्रकार, ठीक है दोस्तों। भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ होते हैं, इसके 3 टाइप होते हैं। हालांकि 4 होते हैं, बट एक हम मुख्य रूप से नहीं मानते। पहला होता है उसमें ठोस, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सॉलिड। दूसरा होता है द्रव, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लिक्विड, ओके। और लास्ट तीसरा होगा गैस, इसको भी इंग्लिश में गैस ही बोलते हैं, ओके। क्लियर है? भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ होते हैं, द्रव्य होते हैं। इसके कितने टाइप होते हैं, कितने प्रकार होते हैं? 3 होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। बहुत ही सरल है, आप लोगों ने छोटी क्लास में भी पढ़ा होगा, अभी वापस समझा देता हूँ। ठोस सॉलिड का मतलब क्या होता है समझना दोस्तों। आप लोगों ने कोई भी चीज़ पदार्थ के अंदर देखी होगी, उस पदार्थ में वो जिससे मिलकर के बना होता है, उसमें छोटे से छोटे भाग को देखा होगा, जिससे भी मिलकर बना होता है। हालांकि हम इसको परमाणु भी बोल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर सॉलिड स्टेट में बोलेंगे इसको अवयवी कण। क्या बोलते हैं इसको? अवयवी कण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ओके। अब यहाँ पर दोस्तों अवयवी जो कण होते हैं, एक अवयवी कण। अब अवयवी कण कौन से हो सकते हैं? तो अवयवी कण कह सकते हैं इसको परमाणु हो सकता है भाई साहब, अणु कह सकते हैं, या आयन, ठीक है। तो अवयवी कण क्या होते हैं इसके रूप में? कौन हो सकता है? परमाणु, अणु या आयन। अब यहाँ पर एक अवयवी कण दूसरे अवयवी कण के मध्य आकर्षण के माध्यम से जुड़े होते हैं। किसके माध्यम से जुड़े होते हैं? आकर्षण के माध्यम से जुड़े होते हैं। और एक अणु दूसरे अणु के
आकर्षण बल से बंधे होते हैं, आकर्षित होते हैं, जुड़े होते हैं, इसलिए उनके मध्य जो बल पाया जाता है उसको बोलते हैं अंतरा आणविक आकर्षण बल। क्या बोलते हैं इसको, वापस से लिखता हूं, अंतरा आणविक आकर्षण बल। ओके, तो दोस्तों एक अणु और दूसरे अणु के मध्य कौन सा बल पाया जाता है, अंतरा आणविक आकर्षण बल होता है। वो पाए जाने के कारण से वो आपस में सटे होते हैं। अब यहाँ तक तो ठीक बात है कि सटे होते हैं, ठीक है, लेकिन अगर हम इसमें देखा जाए ये कितना उपस्थित होता है, तो दोस्तों ये होता है अंतरा आणविक आकर्षण बल, वो ठोसों के अंदर आप लोग देखोगे तो बहुत ज़्यादा पास में सटा के रखता है, यानी कि हम इसको कह सकते हैं प्रबल रूप से इसको बांध के रखता है। तो इसके अंदर जो पाया जाता है वो कैसा होता है, प्रबल, कैसा होता है, प्रबल अंतरा आणविक आकर्षण बल पाया जाता है, जिससे ये जो अणु होते हैं, ये जो अवयवी कण होते हैं, वो किस रूप में पाए जाते हैं, ठोस अवस्था, यानी कि ठोस रूप में पाए जाते हैं। ओके, समझ आया। अब हम लोग इसको देखते हैं, इसको छोड़ देते हैं। अब क्यों छोड़ेंगे बाद में आपको समझाता हूँ, ठीक है। इसकी बात कर लेते हैं गैस की। इसमें जो अवयवी कण होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं, अणु, परमाणु या आयन, ठीक है, उनके मध्य अंतरा आणविक आकर्षण जो बल होता है वो क्या होता है, नहीं होता है, या हम कह सकते हैं नगण्य होता है। तो इसके मध्य अंतरा आणविक आकर्षण बल कैसा होता है, नगण्य होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ओके, तो अंतरा आणविक आकर्षण बल होता है वो गैसों के मध्य कैसा होता है, नगण्य होता है। नगण्य बोले तो नहीं के बराबर, जीरो, ठीक है, मान सकते हैं। तो फिर इस प्रकार के जो अणु होते हैं वो किस अवस्था में पाए जाते हैं, किस रूप में पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं गैस रूप में पाए जाते हैं। ओके, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आपको समझ में आ चुका होगा कि बीच वाले लेवल में क्या होगा। बीच वाला लेवल होता है इसके अंदर न तो ज़्यादा बहुत दूर होते हैं, यानी कि न इनके मध्य अंतरा आणविक आकर्षण बल नगण्य होता है, न ही प्रबल होता है। कैसा होगा, दुर्बल होगा, थोड़ा थोड़ा अट्रैक्शन होगा, थोड़ा थोड़ा प्यार मोहब्बत होगा, बाकी कुछ नहीं होगा इसमें। ठीक है, तो देखिए ध्यान से इसको। तो इनके मध्य जो अंतरा आणविक आकर्षण बल होता है उनके मध्य हम कह सकते हैं, इसको डैश डैश से दर्शा देते हैं हम, थोड़ा थोड़ा तो डैश डैश से। इनके मध्य कैसा हो जाएगा, अंतरा आणविक आकर्षण बल दुर्बल होता है। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। वापस से एक बार देख लीजिए, पदार्थ, मैटर, द्रव्य, ठीक है, किसे कहते हैं, क्या होते हैं, तो हर वो वस्तु जिसके अंदर कोई न कोई द्रव्यमान होता है, मास होता है, साथ में वो स्थान या आयतन घेरती है, ठीक है, तो उसे हम क्या कह सकते हैं, पदार्थ कहते हैं। पदार्थ मुख्य रूप से भौतिक अवस्था के आधार पर चार टाइप के होते हैं। एक होता है ठोस, द्रव, गैस और लास्ट एक प्लाज्मा भी होता है, लेकिन प्लाज्मा होता है नहीं देखते, ठीक है, वो अलग है। ओके, तो ठोस, द्रव और गैस। ठोस में क्या होता है, ठोस में जो पाए जाने वाले कण होते हैं उनको बोला जाता है अवयवी कण, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बोलते हैं। अणु, परमाणु या आयन हो सकते हैं, ठीक है। उनके मध्य जो बल पाया जाता है वो होता है अंतरा आणविक आकर्षण बल। एक अणु दूसरे अणु के मध्य पाए जाने वाला बल अंतरा आणविक आकर्षण बल होता है। ये इतना प्रबल होता है, इतना स्ट्रांग होता है कि ये किस रूप में लेकर के चलता है या किस रूप में बना देता है, ठोस रूप में बना देता है किसी भी पदार्थ को। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ओके, अब इसका जस्ट ऑपोजिट देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें बिल्कुल नहीं होता है, मतलब इसका ऑपोजिट कर दीजिए, बिल्कुल नहीं होता है। तो फिर एक अणु दूसरे अणु होते हैं वो दूर दूर घूमते रहते हैं और ये रूप कहलाता है गैस रूप। ओके, इसके बीच का लेवल है वो है द्रव रूप। इसमें क्या होता है, इसमें पदार्थ के अवयवी कणों के मध्य जो अंतरा आणविक आकर्षण बल होता है वो कैसा होता है, दुर्बल होता है। इस वजह से ये जो होता है पदार्थ वो किस रूप में पाए जाते हैं, द्रव रूप में। यहाँ तक तो क्लियर है। अब हम इसके आकार, आकृति, इनके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, आयतन के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर लिख देता हूँ
तीनों के बारे में देखिए ध्यान से। दोस्तों सबसे पहले हम ठोस की बात कर लेते हैं, इसकी आकार के बारे में। आपको पता तो होगा आकार क्या होगा वो। एक बार मैं इसको थोड़ा सा और समझा देता हूँ अलग से। देखिए, अगर ये हमने दो अणुओं के मध्य देखा है, ये अणु अगर बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है, ये अणु कैसे होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे, तो फिर इसको कहा जाता है ठोस अवस्था। इसको क्या कहा जाता है, ठोस अवस्था। ओके, क्लियर है यहाँ तक। इसकी बात कर लेते हैं, ये भी अगर बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है, तो इनको कहा जाता है द्रव अवस्था। और इनमें बहुत सारे होंगे, दूर दूर घूमते रहेंगे, ठीक है, ऐसे, तो इनको कहा जाता है गैस अवस्था। ठीक है, ऐसा क्लियर है। ओके दोस्तों, यहाँ पर ऐसा जो जालक बनता है ना, ऐसे इस टाइप का, मतलब ये पूरा अवस्था जो बन रही है उसको बोलते हैं निविड़ संकुलन, यानी कि क्लोज्ड पैक्ड बोलते हैं इसको, निविड़ संकुलन बोलते हैं, जिसमें निश्चित होता है। ये हम आगे देखेंगे, डेफिनेशन ठोस अवस्था की लिखूंगा तब। ठीक है, हम बात कर लेते हैं आकार, आकृति, आयतन के बारे में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को ठोस का मैं एग्जाम्पल बताता हूँ। क्या दिखाई दे रहा है, मार्कर, ये अपने आप में क्या है, ठोस है। मार्कर का आकार देखोगे तो मैं इधर से बल लगाऊं चाहे इधर से बल लगाऊं, इसका आकार बदलने वाला नहीं है। चाहे मैं इसको फेंक दूं, ठीक है, चाहे मैं जितना भी बल लगा दूं, इसका आकार फिक्स है। चाहे मैं इसको गिलास में रखूं, चाहे मैं इसको प्लेट में रखूं, चाहे मैं मेरे जेब में रखूं, इसका आकार सेम वही रहने वाला है। अर्थात इनका आकार, आकृति होती है ठोसों की, वो कैसे होती है, निश्चित होती है। समझ आया, इनका आकार, आकृति होती है वो कैसी होती है, निश्चित होती है। मैं एक और इंक्लूड कर देता हूँ उसके साथ साथ में आयतन को भी। ठीक है, अब आयतन का मतलब आपको पता चल गया होगा, यहाँ पर मैंने बता दिया है क्या, स्थान। इसको अगर मैं हथेली में रखूं तो भी उसके आकार के हिसाब से उतना ही आयतन स्थान ग्रहण करता है। ठीक है, मतलब उसकी जगह कितनी है वो फिक्स रहेगी। तो यहाँ पर बात आती है कि आकार, आकृति व आयतन क्या होते हैं, ठोस में निश्चित होते हैं। ठोस में क्या होते हैं दोस्तों, निश्चित होते हैं। ओके, अब हम बात कर लेते हैं किसकी, द्रव की। द्रव की बाद में करते हैं क्योंकि यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को। गैस की बात कर लेते हैं। गैस की अगर मैं बात करता हूँ तो इसका जस्ट ऑपोजिट कीजिए। गैस में क्या होगा, आकार, आकृति, आयतन निश्चित नहीं होते, अनिश्चित होते हैं। अब आप बोलोगे कैसे, तो गैस होता है, चाहे आप इतनी सी गैस को डिब्बी में बंद करोगे तो उतना आकार ग्रहण कर लेगी, आयतन भी उतना ग्रहण कर लेगी। चाहे उस डिब्बी में गैस होते उसको खोल के आप पूरे कमरे में फैला दो तो भी इसका आकार होगा वो अनिश्चित, मतलब बदल जाएगा और आयतन भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। पहले डिब्बी का आयतन था, फिर बाद में कमरे का आयतन हो जाएगा। अगरबत्ती का धुआं, समझ सकते हो आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों के दोनों कैसे होते हैं, अनिश्चित होते हैं। तीनों अनिश्चित, मतलब आकार, आकृति और आयतन अनिश्चित। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब हम समझ लेते हैं द्रव की। द्रव दोस्तों जो होता है ना, इसमें थोड़ा सा अलग सी बात है। क्या है वो समझना। जैसे कि हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर दो बीकर लेते हैं, दो बीकर नहीं लेते, एक बीकर लेते हैं, इसमें पूरा पानी भरा हुआ है, ठीक है, और एक हम मटका ले लेते हैं। मटका देखा होगा आप लोगों ने। ओके, ये बीकर है, बड़ा है, ठीक है, थोड़ा। इस बीकर के अंदर हमने लिया है 1 लीटर पानी। कितना लिया है, 1 लीटर पानी। तो यहाँ से तो एक बात तो कंफर्म हो गई कि इसकी क्वांटिटी कितनी है, 1 लीटर। ठीक है, तो 1 लीटर पानी लिया है। 1 लीटर पानी, ये क्या है, ये इसका आयतन है। क्या है, इसका आयतन है। पहले हम आकार को, आकृति को देख लेते हैं। देखो, 1 लीटर पानी को गिलास में रखा है तो वो गिलास का आकार ले लेगी। अब इसी पानी को हम मटके में ले जाएंगे तो मटके का आकार ले लेगा।
उसी पानी को हम किसी प्लेट में रखेंगे ना, चपटी प्लेट में, तो उसका आकार ले लेगा। मतलब एक बात तो कन्फर्म है कि द्रव के अंदर आकार आकृति जो होता है वो अनिश्चित है। क्या है? अनिश्चित है। ठीक है, बदलता रहता है अपने हिसाब से, जहाँ ले जाओ द्रव को। तो आकार आकृति अनिश्चित है। बात रही आयतन की, यहाँ से गड़बड़ पैदा होती है, क्योंकि यहाँ पर तो आपको आसान समझ में आएगा ठोस गैस में तो, लेकिन यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। देखिए आयतन मैंने अभी आपको जस्ट तुरंत बताया कि 1 लीटर पानी, मतलब आयतन कितना है? 1 लीटर। तो 1 लीटर पानी था गिलास में, जब इसको आप मैंने मटके में डाला तो क्या वो 2 लीटर हो गया? क्वेश्चन आपसे, क्या वो 2 लीटर हो गया? नहीं, है ना, 1 लीटर रहेगा भाई साहब। तो पहले 1 लीटर का पानी था, वो गिलास के अंदर जितना आयतन घेर सकता था उतना घेरा उसने। ठीक है, वही 1 लीटर पानी मटके में जाने पर 1 लीटर के जैसा, मटके में जितना आकार हो सकता है, 1 लीटर जितना लेवल हो सकता है उतना वो घेर लेगा। यानी कि यहाँ पर ये फिक्स बात है कि इसका आयतन होता है वो निश्चित रहेगा। आ रही बात समझ में? यहाँ पर ही कंफ्यूजन पैदा हो सकता है। वापस से एक बार देख लो, द्रव होता है उसमें आकृति की अगर बात करेंगे तो गिलास के अंदर पानी हमने डाला बीकर के अंदर, तो उसकी आकृति ले लेगा। उसी पानी को यदि हम लोगों ने मटके में डाला तो मटके की आकृति लेगा। उसी पानी को हमने डाला किसमें? प्लेट में, तो उसकी आकृति ले लेगा। लेकिन 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 यहाँ पर आपका जो द्रव होगा वो 1 लीटर था, तो मटके में जाने पर भी 1 लीटर होगा और प्लेट में जाने पर भी 1 लीटर होगा। तो बीकर था उसमें 1 लीटर लेवल ग्रहण कर लेगा आयतन, मटके में जाने पर 1 लीटर का लेवल ग्रहण कर लेगा, घेर लेगा। प्लेट में जाने पर भी 1 लीटर का लेवल ग्रहण कर लेगा, है ना, घेर लेगा। तो वहाँ पर फिक्स बात है कि आयतन होता है वो क्या होता है? द्रव का निश्चित रहता है। ओके, तीनों बातें समझ में आ चुकी होगी आपको हालांकि। ओके, तो मैं इस पदार्थ के बारे में थोड़ा बहुत डेफिनेशन लिख लेता हूँ, जो कि आप स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लेना। ओके, हाँ दोस्तों, इसकी डेफिनेशन है, पढ़ लीजिए। प्रत्येक वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है तथा वह कोई स्थान घेरती है उसे हम क्या कहते हैं? उस वस्तु को हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। ठीक है, स्थान की जगह आप लोग आयतन कोष्टक में आयतन भी कर सकते हो, वॉल्यूम कर सकते हो। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साथ में नोट्स बना लीजिए। ओके, हाँ जी दोस्तों, अब यहाँ से चैप्टर स्टार्ट होता है। चैप्टर का नाम था ठोस अवस्था। तो ठोस अवस्था में ठोस का मतलब क्या होता है मैंने आपको जस्ट अभी बताया। अब इसी के आधार पर डेफिनेशन मैंने हालांकि लिख दी है, क्योंकि यहाँ पर जैसे कि लैंग्वेज होती है उसको लिख देता हूँ, नहीं तो मैं फिर लिखते जाऊँगा और आप फिर धीरे धीरे समझ, ऐसा नहीं होता है। फिर लिख देता हूँ उसके बाद समझाता हूँ, लैंग्वेज है इसलिए। ओके, बाकी डेरिवेशन तो मैं करवाता ही हूँ क्योंकि टाइम बचता है आपका। ठीक है, देखिए ठोस अवस्था, जैसे मैंने अभी ठोस की डेफिनेशन बताया था वैसा ही लिखा है कि पदार्थ यानी कि द्रव्य की वह अवस्था होती है जिनमें अवयवी जो कण होते हैं, जैसे कि परमाणु, अणु या आयन हो सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हो सकते हैं, अणु, परमाणु या आयन, वो किसके माध्यम से बंधे होते हैं? ठोस में प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बलों के द्वारा बनते हैं, और वो बन करके क्या बनाते हैं? निविड़ संकुलित बनाते हैं। अब यहाँ पर ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, निविड़ संकुलन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लोज्ड पैक्ड होते हैं। ठीक है, तो इस अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? ठोस अवस्था कहते हैं। ओके, आपको मैंने अभी ठोस में बताया था कि 2 अणु थे, उनके मध्य आकर्षण देखा हमने, तो उसको बोलते हैं ठोस रूप। फिर बहुत सारे अगर ऐसे अणु हैं तो उसको बोलते हैं अवस्था, जिसको हम बोलते हैं ठोस अवस्था, जिसमें एक पैक्ड क्लोज्ड पैक्ड बनता है, संकुलित बन जाता है। ठीक है, निविड़ संकुलन बन जाता है, किसके माध्यम से? प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल के माध्यम से। तो इसको हम बोलते हैं सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था। ठीक है, ओके, जैसे मैंने समझा था वैसी डेफिनेशन लिखिए। अब है ठोस अवस्था के सामान्य अभिलक्षण। ठीक है, लक्षण क्या होते हैं? अभी आपने देखा था वैसे लक्षण है, थोड़े बहुत ज़्यादा इंक्लूड किए हैं, है ना, 2-4 और हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि निश्चित द्रव्यमान होता है, इनका मास होता है वो निश्चित रहता है, आकार भी निश्चित होता है, मार्कर का एग्जाम्पल बताया था आपको। ठीक है, आयतन भी निश्चित होता है, इसी का बताया था। ओके, अगला अंतराण्विक दूरियां
लघु। अब ये क्या बला होती है, समझिए ध्यान से इसको। अंतराणविक जो दूरियां होती है वो कैसी होती है, लघु। कहाँ गया भाई साहब, ये रहा, ठीक है। अंतराणविक दूरियां कैसे होती है, लघु। इसका मतलब ये है कि भाई साहब एक आपका अणु या परमाणु अवयवी कण दूसरे अणु या परमाणु अवयवी कण के कितने करीब हैं, उनके मध्य दूरी कितनी है। तो आप देखो नहीं के बराबर दूरी है, मतलब हम कह सकते हैं लघु। लघु का मतलब होता है बहुत कम, ठीक है, छोटा, छोटी दूरी। आ रही है बात समझ में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे अवयवी कण हैं, तो उनके मध्य जो दूरियां देखने को मिलती है वो कैसी होती है, लघु, ठीक है। साथ में बल प्रबल होता है, तो उनके मध्य आकर्षण जो बल होता है वो कैसा होता है, प्रबल होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक, मजबूत होता है। अब देखते हैं कि अवयवी कण होते हैं, उनकी स्थितियां निश्चित होती है, पोजीशन निश्चित होती है। अब यहाँ पर समझाता हूँ मैं आपको। ये हमारे पास में ठोस है मार्कर, इसके आगे कोई न कोई अवयवी कण होगा, पीछे भी अवयवी कण होंगे। अब ये पीछे वाला अवयवी कण किसी थोड़ी देर बाद उसका मन किया तो आगे थोड़ा चला जाएगा, ऐसा होता है, नहीं होता है ना। इनका फिक्स होता है ना अवयवी कण की स्थिति, जगह, ठीक है, पोजीशन निश्चित होती है, जहां है वहां रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो, ये मान लीजिए आपने पहला अवयवी कण है और ये अब लास्ट वाला है, तो यहाँ पर ये वाला होगा अवयवी कण, यहाँ पर नहीं चला जाएगा, ठीक है। ठोस में ऐसा होता है, निश्चित होता है, ओके। तथा माध्य स्थिति के सापेक्ष दोलन करता है। अब इसका क्या मतलब होता है, देखिए ध्यान से। आपने दोलन गति तो पढ़ा होगा, जैसे दोलन गति में समझा देता हूँ क्या होती है। जैसे कि वो पुराने ज़माने में पेंडुलम वाली घड़ी होती थी ना, जिसमें क्या होता है, नीचे एक लट्ठू लगा होता था ऐसा, और ऊपर ऐसा बंधा हुआ। या फिर दूसरा एग्जांपल बताता हूँ। हम क्या करते हैं, एक डोरी लेते, है ना, डोरी लेते, उसके धागे के माध्यम से हम किसी चीज़ से पत्थर से बांध देते हैं, और पत्थर को फिर हम हाथ को ऐसे रखेंगे और पत्थर को फिर हम क्या करेंगे, ऐसे ऐसे दोलन कराएंगे। इसको बोलते हैं दोलन गति। मतलब अपना हाथ होता है वो फिक्स रहेगा, माध्य स्थिति में रहेगा, और जो कण होगा, पत्थर होगा, वो ऐसे ऐसे दाएं बाएं गति करेगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं दोलन गति। तो यहाँ पर है दोलन गति। देखो यहाँ पर ये नहीं कि हाथ ऐसा था और पत्थर ऐसे ऐसे घूम रहा था, ऐसा नहीं होता ठोस में। थोड़ा बहुत मूव होता है, मतलब थोड़ा सा ऐसे खींच सकता है, थोड़ा सा, ठीक है, मतलब दोलन के समान माना जाता है। हालांकि ठोसों में कोई अवयवी कण इतना गति नहीं कर पाता है, लेकिन इसको मानते हैं कि माध्य स्थिति के सापेक्ष वो दोलन करता है, ऐसा थोड़ा बहुत खींच सकता है ना, दाएं बाएं खींच सकता है। तो ये होता है दोलन गति, माध्य स्थिति के सापेक्ष। अगली बात है, असंपीड्य होते हैं, इनकॉम्प्रेसिबल होते हैं। इसका मतलब होता है कि टकराते नहीं है। जैसे कि आपने देखा होगा कि गैस के जो अणु होते हैं वो पात्र में टकराते। अब इसका मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। देखो गर्मियों के दिनों में जो गुब्बारा वाला नहीं आता है, गर्मियों के दिनों में गुब्बारा वाला, वो अगर गुब्बारा फुलाता है गर्मियों के दिनों में जहाँ ताप होता है, अभी गर्मी के टाइम ही है, ठीक है, तो अभी वो बाहर फुलाएगा, तेज धूप है इसमें, तो उसमें फुलाने के बाद में देखेंगे थोड़ी देर बाहर रखेंगे तो गुब्बारा होता है वो क्या हो जाएगा, बैलून होता है वो गर्म होके फट जाएगा। इसका रीज़न क्या होता है, वही बात है, कौन सा, संपीड़न। संपीड़न मतलब उस गुब्बारे के अंदर गैस के जो अणु होते हैं, अवयवी कण होते हैं, वो क्या करते हैं, गति करते हैं, दाब लगाते हैं, टकराते हैं, दीवार से टकराते हैं, आपस में टकराते हैं, तो उसको बोलते हैं संपीड़न, ठीक है। इस वजह से गुब्बारा फूट जाता है। हालांकि इससे कोई मतलब नहीं है, हमारा यहाँ पर टॉपिक है कि इनके कैसे होते हैं, असंपीड्य। देखो संपीड़न का मतलब तो मैंने आपको गुब्बारा वाला एग्जांपल बता दिया। अब यहाँ पर है असंपीड्य, इसका मतलब क्या होता है, मतलब यहाँ पर टकराते आपस में नहीं है, अवयवी कण आपस में टकराते नहीं है, उनकी जगह फिक्स रहती है। ओके, अगला देखते हैं, मुक्त प्रवाह असंभव है, वही बात है, गति नहीं कर पाते, ठीक है। अगली बात है, गलनांक और क्वथनांक निश्चित होता है। अब ऐसे कंडीशन में देखोगे तो इनका गलनांक और क्वथनांक भी क्या होता है, निश्चित हो जाता है। निश्चित गलनांक पर वो पिघलेंगे, निश्चित क्वथनांक पर वो उबलेंगे, ठीक है। आ रही बात समझे। अब देखो दोस्तों, आप लोगों ने गलनांक और क्वथनांक, इसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, इसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो इनके बारे में आपने बहुत छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे होंगे, 11 तक पढ़ा होगा। वो क्या पढ़ा होगा मैं समझा देता हूँ आपको। जैसे कि एक होती है पदार्थ की अवस्था, अभी आपने जस्ट पढ़ी है, ठोस। दूसरी होती है द्रव, ठीक है। तीसरी होती है गैस, ओके। जब हम ठोस को गर्म करते हैं तापमान दे करके,
तो वो बदल जाता है द्रव में। ठोस को गर्म करते हैं तापमान दे करके, वो बदल जाता है द्रव में। सॉलिड बदल जाता है लिक्विड में, ठीक है। फिर और अगर इसको गर्म करेंगे हम लोग तो द्रव होगा, पानी हो मान सकते हो, वो उबलना स्टार्ट कर देगा, भाप बन जाएगा, वाष्प बन जाएगा, तापमान देंगे तो, ठीक है। आ गई बात समझ में। अब यहाँ पर समझना, ठोस को गलाना है, गलाना, समझना बात को ध्यान से। ठोस को गलाना है, गला करके हमने इसको द्रव में ले गए। तो इस कंडीशन में हमने जितना भी जो लगाया है, जितने पॉइंट का, जिस बिंदु का या जिस लेवल का टेम्परेचर दिया है, उस टेम्परेचर को, तापमान को हम क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। ओके, यहाँ तक तो क्लियर है। ये छोटी वाली मैं परिभाषा बता रहा हूँ। दूसरी चीज़ें, द्रव से फिर आपने गैस में कन्वर्ट किया, वहाँ पर आपने जिस लेवल का, जिस पॉइंट का, जिस मान का, जितने तापमान दिया है उबालने तक, अब कितना पानी के लिए कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो वही चीज़ें उबालने में जितना हमने तापमान दिया है उसको हम क्या कह सकते हैं, क्वथनांक कह सकते हैं। उस तापमान को हम क्या कहते हैं, क्वथनांक कह सकते हैं। तो यहाँ पर गलनांक और क्वथनांक एक तरह से आप मानो तो ये ताप के मान होते हैं। किसके मान होते हैं, टेम्परेचर के मान होते हैं। अब इसी लैंग्वेज को मॉडिफाई करके हम 12th में इस लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। क्या लैंग्वेज है, समझना ध्यान से। गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट का मतलब दोस्तों होता है कि ऐसा तापमान, वह तापमान जिस पर किसी सामान्य वायुमंडल दाब पर कोई ठोस अगर पिघलता है, सामान्य वायुमंडलीय दाब पर अगर कोई ठोस पिघलता है, पिघल कर कहाँ जाएगा, द्रव में जाएगा। तो फिर इस बीच लेवल को हम क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। वह तापमान जिस पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर, ठीक है, वह तापमान जिस पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर कोई ठोस पिघलता है, ठीक है, ठोस पिघलता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, गलनांक। अब यहाँ पर ये चीज़ नहीं लिखना है, यह गलन होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट, ओके, एमपी कर दिया शॉर्ट में। क्वथनांक, ये क्या चीज़ होती है, समझना ध्यान से। वह तापमान, ऐसा तापमान जिस पर द्रव होता है, इसका जो वाष्प दाब होगा वो वायुमंडल के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, ठीक है। इसका जो वाष्प दाब होगा वो वायुमंडल के वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा। तो फिर ये किस में चला जाएगा, गैस अवस्था में। किस में चला जाएगा, गैस अवस्था में। तो उसे हम क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं, ठीक है। तो दोनों की डेफिनेशन बहुत ही मस्त है, मॉडिफाई वाली है, जो कि आप लोगों ने अभी तक जितना पढ़ा है वो छोटी क्लास वाली थी। अब आप 12th में आ गए, बड़े हो चुके हैं, तो बड़ी बड़ी डेफिनेशन याद रखो। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, और हम आगे नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक। इसको मिटा देता हूँ, ये काम का नहीं है भाई।